12वीं क्लास में मुझे ये चीज अच्छे से समझ आई कि जो वस्तुएं होती है हम उसे खरीदते नहीं हैं, एक्चुअली हम मानव का श्रम खरीदते हैं। पहले मैं सोचती थी कि अपनी व्यू ऑफ पॉइंट जैसी है वैसी हम वर्ल्ड को देखेंगे, लेकिन बाद में जब सोम सर ने बताया कि जैसी कोई चीज़ है वैसे ही समझना चाहिए, तो उसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो फिर बाद में समझाया कि नहीं, ओके, जैसी चीज़ कोई चीज़ है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। कल एक बात बहुत अच्छी लगी, जैसी सृष्टि है वैसी दृष्टि है। इट वॉज वेरी राइट एंड आई टोटली एग्री। अच्छा होना और अच्छा लगने में मेरे को कल डिफरेंस समझ आया। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि प्यार को खोना किस टाइप का डर है? हम रास्ते से निकलते रहते हैं, वहाँ पे कोई भी जीवित प्राणी, समझ लीजिए मनुष्य ही मरा हुआ मिलता है, तो हमें उसके प्रति थोड़ा बहुत तो दुख लगता है। वो दुख हमें उसके प्रति क्यों लगता है? कल सर एक सूत्र बताए थे, शासन है तो व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था है तो शासन नहीं है। वो जो एग्जाम्पल दिया गया था कि अगर हम वैल्यूएशन करने में लगे तो एक आलू का जो वैल्यू है वो डायमंड से भी कई गुना ज्यादा है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, पर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन स्ट्राइक किया। आई डोंट नो द क्वेश्चन इज राइट और नॉट, बट एक छोटा सा डायमंड जो है उसको भी तो हम अगर बेचेंगे तो आलू, कितने क्वांटिटी का आलू हम खरीद सकते हैं। कल जो सर ने ये फैसिलिटी ऑफ फीलिंग की बात बताई थी, डिफरेंस, वो अच्छा था। मैं अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल अभी शेयर करूंगी। मेरी जो आदत बहुत बुरी है, मैं 24 घंटे टीवी देख सकती हूँ। टीवी हॉलिक, मतलब सारा टाइम टीवी 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 टीवी। घर में सबको ही जानते हैं कि ना, घर जा रहे ना, आधे लोग को टीवी के सामने ही मिलती हूँ हमेशा। तो कल भी घर गई तो सब काम हो गए, सब निपट गया। 10:30 के बाद मैं मम्मी को बोली, मम्मी बोली सो जाओ, थक गई हो। तो बोली नहीं, थोड़ा रिलैक्स करके आती हूँ, टीवी देख के आती हूँ। तो अब मैं गई, 5 मिनट बैठी, फिर वो सोचने की प्रक्रिया चालू हुई, क्यों देख रही हूँ, क्यों देख रही हूँ, क्या मिलेगा, इससे फायदा क्या है, ये सब चीजें चालू हो गई है सोचना। कल मुझे जानने को मिला कि एक्चुअली समझ क्या होता है, तो फिर अब मैं अपनी लाइफ में जान सकूंगी कि मैं समझ रही हूँ या वो मेरा भ्रम है। आजकल लोग मानव को नियंत्रण करने के लिए 3 प्रकार यूज करते हैं, जैसे भय, प्रलोभन और आस्था। घर में तो मम्मी आस्था से ही करती है, इमोशनल ब्लैकमेल। पापा आ रहे हैं, पढ़ने बैठ जाओ, टीवी बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा उनको। तो मतलब फुल टू 24 आवर्स उनका 24/7 इमोशनल ब्लैकमेल चलता है। समझ में समझ ना समझे, मेरी वो ना समझ है, वो चीज आज समझ में आ रही है। समझ क्या है, विश्वास क्या है, व्यवस्था क्या है, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बहुत सारी चीजें जो है अंधेरे में थी। ऐसा लगता है कि सोचने के लिए बहुत कुछ मटेरियल मिला है और अब बहुत कुछ सोचना होगा, सोचकर समझना होगा और तभी कुछ पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। हमेशा मुझे ये लगता था कि मैं दूसरों की वजह से टेंशन में हूँ, पर अब मुझे कल से मालूम है कि मैं अपने ही वजह से टेंशन में हूँ। मैं दूसरों को दोष नहीं दे सकती कि हाँ ये इसने ऐसा कर दिया इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि कल जितनी चर्चा हुई है उसमें से जितना अब तक पहुंचना चाहिए था वो कुछ कम पहुंचा है ना। तो या तो मेरे कहने में कुछ और कमी रही है या और रिपीट करना होगा। ठीक है, जितनी भी सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी चर्चाएं धीरे धीरे पर्कुलेट होती है ना। बहुत सारा कंटेंट एक साथ आता है, हम सारे के ऊपर नहीं सोच पाते हैं, तब तक अगला कंटेंट आ जाता है। तो कल से इसको 2 दिन हमारे पास अभी और बचे हैं, कल से इसको हम और ठीक करेंगे। दिन भर में जितनी बातचीत हुई है उसमें काफी सारी चीजें आप तक ठीक से पहुंची भी हैं, है ना। पर उसको ये भी ठीक है कि एक शिविर में जितनी भूमिका बनती है और फिर आगे आगे वो और धीरे धीरे स्ट्रेंथन होता है। तो जो कुछ अच्छा किया उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और बेहतर करेंगे इसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे। आपकी प्रस्तुति में एक क्वेश्चन आया था, किसी दुर्घटना को देख के हम दुखी क्यों होते हैं। तो उस बात को वापस फिर यहीं ले आते हैं, क्योंकि कल हमने चर्चा किया था कि 4 अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। पदार्थ अवस्था में मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, ये सारी चीजें आती हैं। प्राण अवस्था में पेड़ पौधे, जीव अवस्था में पशु पक्षी, और ज्ञान अवस्था में केवल मानव आता है, क्योंकि मानव केवल मात्र इकाई है जिसमें की चीजों को समझने की संभावना है।
कुत्ते बिल्ली को नहीं समझना है कि ये एग्जिस्टेंस क्यों है। कुत्ते बिल्ली को नहीं समझना है कि ये एग्जिस्टेंस क्यों है, कैसा है। कुत्ते को अपने शरीर को बनाए रखने के लिए कुछ चीजें चाहिए जो वंश के अनुसार, उसकी अपनी परंपरा के अनुसार उसको उपलब्ध हो जाती है। तो मानव ही एकमात्र चीज है जो समझ के अनुसार जीता है। पदार्थ मात्रा के अनुसार होना और रहना, कल ये बातें आपके सामने आई थी। होना और रहना, होना और रहना समझ में आया था? पेड़ पौधे का होना और रहना बीज विधि से नियंत्रित होता है। पशुओं का होना और रहना, मानव का होना नेचुरल है, लेकिन रहना समझदारी से ही तय हो पाता है। ठीक से कहें तो होने में भी कुछ पार्ट है जो समझ से ही नियंत्रित होता है, क्योंकि स्वयं में विश्वास होने की बात है, तो वो भी बहुत सारा पार्ट मिसिंग रहता है। तो मानव का जीना समझ के आधार पे ही होता है, नहीं तो नहीं होता। कहीं देखिए, इमोशनल होके हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं, इसलिए इन बातों को बार बार कहना चाह रहा हूं कि हम बहुत सारी बातें इमोशनल होके कहने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत कहा कुत्ते से सीखो, बिल्ली से सीखो, तो ऐसा जीते हैं, आदमी उनसे भी बदतर है। पंचतंत्र की कहानियों से तमाम हमने बच्चों को प्रेरणा देने की कोशिश की, हमारी बुक्स में ऐसा है। आपकी जानकारी के लिए एजुकेशन की जितने भी रिसर्च हैं वो सभी हमने पशुओं पे की। आप जितने भी एजुकेशन की बेसिक थियरीज हैं उनको पढ़ के देखिए। हमने पशुओं पे कोई रिसर्च किया है, उसके आधार पे हमने आदमी को कुछ समझाने की कोशिश की है। यदि आप लोगों ने एजुकेशन की बेसिक फंडामेंटल्स को देखा हो, इससे ये समझ में आता है कि पशु को समझ के हम आदमी को नहीं समझा सकते। हमारे ऐसे तमाम प्रयास सफल नहीं हुए। तो काम की बात इतनी है कि जब वो बेटे ने पहली बार पूछा था पिता से कि कुत्ता क्या है, तो आप कुत्ते का केवल नाम बता पाए, कुत्ता नहीं समझा पाए। कुत्ता प्रकृति में व्यवस्था है, उसका आचरण निश्चित है, उसके होने का कोई मतलब है, ऐसा आप नहीं बता पाए। यदि उसको आप बता पाए होते कि आपके भी धरती पे होने का मतलब है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, ना पापा को पता है ना हम टीचर को पता है, हम बच्चों को कैसे बता पाते। तो बहुत बड़े आचरण की अपेक्षा करना, क्योंकि वो आचरण मानव में अपेक्षित है, कामना के रूप में, चाहना के रूप में, ऐसा आचरण अपेक्षित है। लेकिन यदि उस आचरण को करने की योग्यता नहीं है तो वो नहीं कर पाए, भी कर लीजिए। मेरा सिर्फ कहना इतना है कि अब ये समझ में आता है ठंडे दिमाग से कि यदि मुझको ये समझ में आया कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, तो मैं स्वनियंत्रित होता हूं। जब मैं स्वनियंत्रित होता हूं तो फिर मैं, चाहे बुजुर्ग है उसको भी ठीक से सम्मान कर पाऊंगा, जवान को भी सम्मान कर पाऊंगा, है ना। हमने चर्चा किया कि एजुकेशन के बढ़ने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग हमारे सामने आया। सारी शिक्षा के बावजूद हम संबंधों में, सारी शिक्षा के बावजूद, सारी शिक्षा के साथ साथ इंडिविजुअलिज्म बढ़ा है, व्यक्तिवाद बढ़ा है, और संबंधों में जीने की हमारी योग्यता, चाहे पहले भी हम बहुत बढ़िया नहीं जी रहे थे, फिर भी झेलने की क्षमता एक दूसरे को काफी थी। अब वो झेलने की क्षमता भी खत्म हो गई। क्या होगा? उतना ही होगा। एक तो ये कह रहा हूं कि इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें जो कल हुई हैं उस संदर्भ में उसकी और खोल देता हूं ताकि हम आगे की बात कर सकें। और कम से कम इन दिनों में ये तो आपको फील हो ही जाएगा कि हम कुछ ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं जो हम दे नहीं रहे हैं, जिसके साथ, अच्छा, कोई एक व्यक्ति अपने किसी संस्कारवश कुछ ठीक से जी भी पा रहा है तो उसको भी नहीं पता कि वो इतना अच्छा क्यों है। ऐसा है कि नहीं? आप में से कुछ लोग, हमारे आसपास हमको कुछ लोग अच्छा जीते हुए दिखाई देते हैं दूसरों की तुलना में। उनसे पूछो कि वो ऐसे क्यों हैं, वो उनको भी नहीं पता है। तो इसका मतलब है कि आपके कुछ कहने से दूसरा भी ऐसा जीने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि फिर से एक बार इसको देख लीजिए, जैसी हमारी समझ है
वैसे हमारे विचार हैं, हम ऐसा सोचते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं, करते हैं। तो ये बोलना और करना कहां से आ रहा है? विचार से। ये विचार कहां से आ रहा है? समझ से। और इसके बीच में कहीं इच्छा भी है। तो समझ के आधार पर इच्छा, इच्छा से हमारा सोचना, सोचने से बोलना, करना। ऐसे सिंपल सा एग्जांपल है कि बाहर आप चप्पल उतार के आए और कोई भी अपनी चप्पल को, या अधिकांश लोग अपनी चप्पल को बहुत व्यवस्थित नहीं रखते हैं, चले आते हैं, ठीक है। कुछ लोग उसको व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि बाकी लोग भी उसको व्यवस्थित रखें। मैं उस पर ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देता हूं? क्या फर्क पड़ जाएगा चप्पल व्यवस्थित रहेगी तो? अंदर तो सारा अव्यवस्थित है ही है। तो बोलना और करना से आदमी व्यवस्थित होगा, या समझ होने से आदमी का बोलना और करना व्यवस्थित होगा? है ना? तो मेरे व्यवस्थित होने से, कहां व्यवस्थित होने से? समझ। क्या समझ? जैसा है, मैं जैसा हूं वैसा अपने आप को समझना। आप जैसे हो, आपको वैसा, जैसा आप नेचुरली हो, अभी जैसे दिख रहे हो वो नहीं हो आप। क्योंकि आप देखेंगे, जैसे अभी मैडम ने कहा था कि मैं 10 साल पहले कुछ, अभी हम सभी अपने भीतर देख लें, क्या 10 साल पहले हम जो सोचते थे आज वैसा ही सोचते हैं? 10 साल पहले जो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्या आज उतनी इंपॉर्टेंट है? नहीं। तो आज हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, कल आपको पता चलेगा कि ये तो ऐसे ही था यार, मजाक लग रहा है, उस पे हम हंसेंगे, लेकिन आज उस पर हम बहुत सीरियस हैं। इसका मतलब है कि हम समय के साथ साथ बदल रहे हैं। ये कब तक बदलेंगे? स्थिरता कब आएगी? समझ कब आएगी? वो तो आवश्यकता के बारे हो गया। रियलिटी जैसा है, जब तक हम वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक बदलते रहेंगे। 2 + 2 4 होता है। इसमें क्या बदलोगे आप? तो जो सही है उसकी परंपरा होती है, उसकी निरंतरता होती है। जो गलत है वो बदलता रहता है। यदि आपके विचार बदल रहे हैं, इसका मतलब एक भ्रम से दूसरे भ्रम में जा रहे हैं। यदि किसी जगह में स्थिर हो गए और जो वो विचार आप पा गए वैसा आप जीते हो, हार्मोनियसली जीते हो, इसका मतलब कुछ मामला टिक गया है। तो जो सही है वो टिका रहता है। जैसे हजारों साल से हम खाना खा रहे हैं, हमने खाना खाना नहीं छोड़ा, इसका मतलब खाना खाना हमारी आवश्यकता है। तो जो चीज सही है उसकी निरंतरता हो जाती है, जो सही नहीं है वो बदलते जाता है। तो अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम परिवार में क्या कर रहे हैं उसको ठीक से देख लीजिए। परिवार समाज में हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों को कैसे ठीक करना चाहते हैं? हम बोल के उनके एक्शंस बदलना चाहते हैं। क्या करना चाह रहे? चप्पल ठीक से लाइन में रख के आओ, रख दिया आपके कहने से। कल आप नहीं थे तो फिर वैसे ही उल्टा पुल्टा रख दिया। यहां रख दिया 6 दिन, घर में तो नहीं रखेंगे, क्या फर्क पड़ेगा 6 दिन रख दिया तो अभी तक भय और प्रलोभन से डिसिप्लिन करने की कोशिश की है। तो क्या लगता है, ऐसा करो से नियंत्रित होगा कि केवल सही को समझने का प्रस्ताव रख दिया जाए? जैसे जैसे समझ में आता जाएगा वैसे वैसे इच्छाएं सही होती जाएंगी, विचार सही होते जाएगा, बोलना ठीक होते जाएगा, करना ठीक होते जाएगा। तो ये करो ये नहीं करो कहने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और ये करो ये नहीं करो से दुनिया में आज तक कोई नियंत्रित हुआ नहीं है, होगा भी नहीं। आपके सामने कुछ गलतियां नहीं करेगा, आपसे छुप के करेगा, और आपके सामने जितनी करता छुप के उससे बड़ी करेगा। अपने भयवश, अपनी इनसिक्योरिटीवश, अपनी असुरक्षावश हम बहुत सारा उपद्रव किए रहते हैं। आदमी के सोचने समझने का मैकेनिज्म एकदम अलग है। जैसा आदमी सोचता समझता है वैसा हम उसको हैंडल नहीं करते। तो चप्पल ठीक निकालने से काम नहीं चलेगा।
ऐसा कि आपको अच्छा लगता है, सब चप्पट लाइन से निकालें, आप ठीक कर दो, इससे आपको अच्छा लगता है, बस इतना काम हो सकता है, इतना काम हो सकता है। मैं बाहर से आता हूं, मेरे को देख के लगता है सब उल्टा पुल्टा है, कैसा खराब खराब है, मैं सबको लाइन से लगा देता हूं, मेरे को अच्छा लगता है, मेरी खुशी के लिए मैंने किया, आपने जो किया आपका हिस्सा, मैंने जो किया मेरा हिस्सा, फिनिश। यहां अपन ठीक से रह सकते। तो क्या बात हुई, ये करो ये ना करो से काम चलने वाला नहीं है। क्या चीज से चलने वाला है? प्रस्ताव रखा जाए। और देखिए, मैं फिर से कुछ बातें कहना चाहूंगा कि अभी ये 7 दिन आपके लिए एक अलग दुनिया है। 7 दिन में ना आप समझदार होने वाले हो, ठीक, और अपने हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स किसी को भी दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर सदियों से चला आ रहा है उसमें वो सब चल रहे हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष को हमको अधूरा या दोष देने की जरूरत नहीं है, उस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। यदि आप यहां से जाके इस चर्चा के आधार पे किसी पे कमेंट करते हो, ये आपके अधूरेपन और आपके भीतर की बेवकूफी की ही गवाही होगा। इतना समझ में आया कि जिसको हम अभी तक समझ मान रहे थे वो क्या निकला? मान्यताएं, भ्रम। वो मेरे पास भी है और परंपरा के पास भी है, क्योंकि उनको कोई, अब जिम्मेदारी किसकी? समझदार की जिम्मेदारी के ना समझ की जिम्मेदारी? समझदार की जिम्मेदारी। कम से कम आपको सूचना मिली है, उनको तो सूचना भी नहीं मिली है, ठीक। तो जिम्मेदारी के साथ आप कैसे प्रस्तुत होगे यहां से जाने के बाद 7 दिन, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम चीजों को सॉफ्टली हैंडल करें। नहीं, हम तो अब सुन के आ गए हैं और हमको पता है सब भ्रमित हैं, और सबको बताना शुरू किया, देखो तुम सब भ्रमित हो, तो इतनी मार खाओगे कई जन्म तक समझदारी दूर रहेगी। तो थोड़ा सा सारी परिस्थितियों को समझ के अपने को चलना है। तो लेकिन इतनी बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये डूज एंड डोंट्स से कुछ भला नहीं हुआ। कुछ गलतियों से हम अपने बच्चों को बचा भी लिए, तो वो हो सकता है उससे बड़ी गलतियां करेंगे, क्योंकि समझ तो कुछ नहीं आया, वो अपने में कुछ समझ नहीं पाया है। जैसे ही आपके नियंत्रण से बाहर जाएगा, मैंने खूब देखा, हम लोग इंजीनियरिंग में देखे कि जितने लोग हॉस्टल्स में आके रहते हैं बाहर से, वो सारे बच्चे जो माँ बाप के ज्यादा दबाव में जिए, वो सबसे अधिक बिगड़ते हैं। जिन्होंने माँ बाप, जहां उन्होंने माँ बाप ने बहुत प्रोटेक्शन में रखा, वो सबसे अधिक पटरी से उतरते हैं। जो पहले से ही कुछ थोड़ा सा खुले वातावरण में जिए, और है ना, वो काफी हद तक अपने आप को मेंटेन कर ले जाते हैं। तो आदमी के सोचने का मैं तो जिस तरह से पशु नियंत्रित है, पशु कैसा नियंत्रित है? कुत्ता किचन में आता है, आप 2 बार उसको ठीक से पिटाई लगाओ, अगली बार उधर नहीं आएगा, या आने के पहले थोड़ा डर डर के आएगा, फिर जोर से हड़का दिए तो भग जाएगा, क्योंकि कुत्ता भय से नियंत्रित होता है। पशु भय से नियंत्रित होता है, प्रलोभन से नियंत्रित होता है। मानव भय प्रलोभन से नियंत्रित होता नहीं, वो उसके रास्ते फिर निकाल लेता है। यदि उसको करना ही है वो काम, तो वो उसके रास्ते निकाल लेगा। तो मानव के पास एक ही तरीका है कि वो समझ के आधार पर जिए। तो क्या भय प्रलोभन आस्था से नियंत्रित होने के स्थान पर समझ के आधार पर वो स्वनियंत्रित हो जाए, यही मानव के लिए एकमात्र शरण है। यही मानव, इसी का नाम शिक्षा है। ऐसे नियंत्रित व्यक्ति का नाम शिक्षक है। तो कल जितनी बात हमने की उसको थोड़ा सा और देख लीजिए। हमने वस्तुओं को लेकर चर्चा की, तो 2 चीजें निकल के आई, मूल्य और कीमत। मूल्य मीन्स वैल्यू, कॉस्ट, प्राइस। तो मूल्य और कीमत में क्या फर्क है? कोई वस्तु हमारे लिए कितना महत्व रखता है, उसकी मूल्य होगी, और जब उसको खरीदते हैं किसी ऐसे देखकर उसकी कीमत हो जाएगी। जैसे आलू का मूल्य और आलू की कीमत, आलू का मूल्य और आलू की कीमत।
आलू नहीं तो प्याज, उसका मूल्य हाँ, बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। इतनी कॉस्ट हो गई फिर भी लोग यूज कर रहे हैं। प्राइस के ऊपर कोई डिपेंड नहीं हो रहा है, अभी मूल्य उसका यूज ज्यादा है, उसका बिना नहीं हम फूड टेस्ट नहीं लगता, इससे सभी लोग लेने लगते हैं। तो ये समझ में आया कि वैल्यू मतलब कोई चीज की उपयोगिता, और कितना पैसे में मिलता है उसको हम कीमत बोल रहे हैं। हाँ। सर, जैसे आपने कहा आलू का मूल्य या उसकी कीमत। आलू का मूल्य तभी है जब वह किसी इंसान की भूख मिटा सके। भले आलू हम कितनी कीमत में खरीद के लाते हैं वो मायने नहीं रखता, उसका मूल्य तभी होता है जब वो किसी आदमी की भूख मिटा सके। तो वो तो हमेशा भूख मिटाने में सक्षम ही होता है, ठीक हो गया, उधर तो कोई कमी नहीं है। तो इतना ही हुआ कि आलू की उपयोगिता पाने के लिए हम उसकी कीमत चुकाते हैं। यस सर। शर्ट की उपयोगिता को पाने के लिए शर्ट की कीमत चुकाते हैं। तो शर्ट की उपयोगिता क्या है? तन को ढकना, शरीर को ढकना, ठीक है। आलू की उपयोगिता क्या है? भूख मिटाना। भूख मिटाना, शरीर को पोषण देना। तो जो आलू की तो उपयोगिता कैसा है, बदलता है कि वही रहता है? तो उपयोगिता किसी चीज की निश्चित है, उपयोगिता निश्चित है, और ये बदलता रहता है, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ये बदलता रहता है। लेकिन एक्चुअल कीमत कितनी है? किसी चीज का एक्चुअल कीमत कितना है? श्रम लगा है। तो बेसिकली जो श्रम लगा है वही कीमत है। तो बेसिकली कोई चीज का जो प्राइस है वो उस पे लगा हुआ मानव का श्रम है। ये बात ठीक से पकड़ में आ रही? ठीक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम एक एक चीज को ठीक से पहचान पा रहे हैं कि क्या चीज है। इससे क्या फर्क पड़ता है ये समझने से? ये समझने से आपको क्या फर्क पड़ता है? कीमत हम उसकी श्रम की देंगे, ना कि उस चीज की। हम ये नहीं कहेंगे तब जाके कि ये हमने अपने पैसे से खरीदा है। तब हम ये नहीं कहेंगे कि ये चीज हमने अपने पैसे से खरीदा है तो हम अपने अनुरूप इसको जो जैसा करना है। आपके पास पैसा कहाँ से आया? वो हमारा नहीं है, वो हमारे बड़ों का है। हाँ, हमारे बड़ों ने जो श्रम किया उससे आया, ठीक है। तो जो हमारे पास पैसा है वो भी हमारे किसी बड़े ने श्रम किया है उससे आया, और हम उसको देके दूसरे किसी ने श्रम किया है उसको हम ले पा रहे हैं इस तरह से। और क्या जो ले रहे हैं उसका कुछ नहीं दे रहे हैं। शर्ट लिया या पेट्रोल लिया तो पेट्रोल फ्री में उपलब्ध हुआ, कार फ्री में उपलब्ध हुई, मकान का ईंटा फ्री में उपलब्ध हुआ, ये पंखा फ्री में उपलब्ध हुआ। इसमें जितना भी मटेरियल लगा है सब कुछ हमको फ्री में उपलब्ध होता है प्रकृति की तरफ से। प्रकृति से हम जो भी कुछ लेते हैं उसका हम कुछ नहीं पे कर रहे हैं। इससे कुछ फर्क पड़ेगा? आपके बिहेवियर में कोई फर्क पाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा? देखो, जो भी आपने लिया नेचर से लिया उसका कुछ नहीं दिया, ठीक। चश्मा पहना है, शर्ट पहनी है, और ये शरीर में जितना भी भोजन आज तक किया है जिससे ये जवान हुआ है वो भी सब प्रकृति से आया है। घर और मकान, गाड़ी, सब कुछ, उसका कुछ नहीं दिया है। तो प्रकृति से जो भी कुछ लिया उसका कुछ नहीं दिया है। नंबर एक, सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रकृति का गिफ्ट है हमारे लिए। ये प्रकृति का गिफ्ट है हमारे लिए। ये कितने साल में बना होगा? है लाखों करोड़ों साल में ये धरती अपने आप में धरती के रूप में विकसित हुई है। लाखों करोड़ों साल में जो विकसित हुआ है ना, प्रकृति ने हमारे लिए श्रम किया और हम उसको रैलिश कर रहे हैं, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं और उसका कुछ वापस नहीं देते हैं। एक तो ये समझ में आया। जो लिया उसमें जो मानव श्रम लगा था उसका पैसा दिया। जो मैंने पैसा दिया उसमें मेरा कोई मानव श्रम नहीं लगा है, उसमें मेरे पापा का लगा है, मम्मी का लगा है या समाज का लगा है। यदि इतनी बात समझ में आ रही है, इससे हमारे एटीट्यूड में क्या फर्क पड़ेगा? हम वस्तु की जगह श्रम को वैल्यू ज्यादा करेंगे।
वस्तु की जगह श्रम को वैल्यू करेंगे। हाँ। आदर के रूप में देखेंगे, उसको माँ के रूप में देखेंगे क्योंकि वो सब कुछ प्रोवाइड कर रही है ना। तो बहुत सम्मान कर पाएंगे हम प्रकृति का, थोड़ा सा अपने ईगोज सेटल होंगे। हम प्रकृति को देना सीखेंगे, जैसे हम यदि उससे कुछ लेते हैं तो बदले में पेड़ लगाएंगे और थोड़ा और कुछ उसका अच्छा करने के लिए प्रयोग करेंगे ताकि वो और हमको और आगे कुछ दे सके। हमको गाड़ी स्कूल छोड़ने जाएगी तो हम दूसरों को देख के अच्छा मैं गाड़ी से जा रहा हूं और ये गाड़ी से नहीं जा रहा है और इसकी गाड़ी से मेरी गाड़ी बड़ी है, ऐसा सोचने की बजाय रास्ते में 4 लोगों को और अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे। ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अभी तो क्या है, मैं गाड़ी से स्कूल आता हूं तो ये स्टेटस है। ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? कैसे होता है? सब बच्चे यही करते हैं। अगर वो बाइक में आ रहा है उसका कोई फ्रेंड, तो आजकल हमारे स्कूल में पहले 1 जन आते थे, अब वो और 4 आने लगे हैं। पहले यामाहा में आते थे, अब वो 90,000 की एविएटर में आते हैं। तो ये कंपटीशन लगा ही हुआ है। तो देखिए पूरा ध्यान किधर चला गया? पूरा का पूरा ध्यान जो टाइम फाउंडेशन अपनी जिंदगी को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अपने स्किल लेवल को, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में लगना चाहिए था, वो बाप का पैसा खर्च करने में लगा हुआ है ना। एक दूसरा फोन लेके आया, दूसरा उससे बड़ा फोन लेके आया, तीसरा एक गाड़ी लेके आया, कुछ ऐसा कोई ब्रांडेड कपड़ा लेके आया, कुछ और लेके आया। हम केवल क्या कर रहे हैं इसमें? नेचर का अपमान, श्रम का अपमान, पैसे का दुरुपयोग, आपकी जिंदगी का दुरुपयोग। जब जिंदगी के मैदान में खड़े होगे तो पता चलेगा कि कुछ भी आपके पास नहीं है और चाहिए सबको मर्सिडीज। योग्यता कुछ भी नहीं, आता कुछ भी नहीं है ना। तो यदि हमको इस बात को यदि हमारे मदर फादर बोलेंगे नहीं तुम ऐसा मत करो, तो हम मानने वाले हैं क्या? ये बात इमोशनली समझा सकते हैं क्या? देखो ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, नहीं आएगा समझ। लेकिन यदि इस तरह से हमको समझ में आ गया कि तो है तो ऐसा ही, हमारा टोटल बिहेवियर बदल जाएगा। फिर इससे और करेला ऊपर से और नेम चढ़ा, फिर उसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बचा ही है। तो सारी एनर्जी जो उस एज में जो आपका फाउंडेशन डेवलप करने में लगना था, वो सारी एनर्जी डाइवर्ट हो गई है, जिससे हाथ में कुछ नहीं आना। क्यों हो रहा है ऐसा? श्रम को नहीं समझता है ना। जो रियलिटी है, जैसा है वैसा हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? रियलिटी जैसा है यदि मैं उसको वैसा देख पाता हूं तो मैं हिलता डुलता नहीं हूं। आप मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, आप सुनो तो ठीक, नहीं सुनो तो ठीक, मेरा बच्चा है तो ठीक, पड़ोसी का बच्चा है तो ठीक। गलती करेगा झेलेगा। समझाना हमारा फर्ज है। वो समझाना, जिसको हम समझाना कहते हैं, वो समझाना है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। तो समझाना कहां पे हैंडल हो रहा है? देखिए मैं सोच रहा हूं कि सभी, मैं आपके सामने कैसा प्रस्तुत होता हूं? मैं आपके सामने कैसा प्रस्तुत होता हूं? विचार पूर्वक। ये विचार आपके किस एरिया को ट्रिगर करता है? ये आपकी सोच को ट्रिगर करता है। ये सोच किसको ट्रिगर कर रहा है? ये समझ को ट्रिगर कर रहा है। स्पेशली टीचर्स एंड पेरेंट्स। आदमी के साथ चलने का, इंटरेक्ट करने का तरीका क्या होगा? आदमी जब भी प्रस्तुत होगा विचार पूर्वक प्रस्तुत होगा। अभी हमारे टीचर्स और पेरेंट्स कैसा प्रस्तुत हो रहे हैं? विचार पूर्वक। किसको ट्रिगर कर रहे हैं? विचार को। और वो किसको ट्रिगर कर रहा है? बोलने और करने को। बात ठीक से पहुंच रही है? जब भी हम डूज एंड डोंट्स की भाषा में बात करेंगे, हम दूसरे के विचार को करने, ये करना है, ये नहीं करना है की भाषा में कुछ कहना चाहते हैं। ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। जब हमारा आदेश नहीं चलता तो क्या करते हैं? थोड़े से पोलाइट हो जाते हैं। वो फिर भी नहीं चलता तो क्या करते हैं? तो रिक्वेस्ट कर लेते हैं। मेरी एक मामी थोड़ी सी कड़क है, तो शुरू से तो बच्चों पे बहुत आदेश चलाया। तो चिल्ला के बोली, देखो ऐसा कर लो। अब उसको समझ में आया धीरे से, तो याद आया नहीं, तो अब तो 20 साल का हो गया।
सुनना बेटा, ऐसा कर लेगा क्या? मेरे बाजू में बैठा था, बोला देख रहे हो अब कैसा आवाज बदली। अब पता है आपकी चलने वाली नहीं है। आप डर के मारे रिक्वेस्ट, आप डर के मारे प्रस्ताव के मोड में आए हो कि आप समझ के आधार पर अपने प्रस्ताव को रखते हो, है ना? तो ठीक से देख लीजिए आदमी के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका क्या होगा। यदि आपका विचार दूसरे के विचार को ट्रिगर करते हुए उसकी समझ को हैंडल करने लगे, उसकी समझ की तरफ उसको ले जाए, ना, जैसे अभी ने कहा कि मैं टीवी देखते हुए विचार की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो यदि मैं इसको बोलता हूं टीवी नहीं देखो, सुनने वाली है क्या? नहीं सुनेगी। लेकिन इसका अपना विचार इसको समझ की तरफ ले जा रहा है कि मैं देखूं कि नहीं देखूं। अब कुछ हो सकता है, अब कुछ हो सकता है। तो स्वयं में विश्वास का मतलब है, हार्मोनियसली जीने का मतलब है सीइंग द रियलिटी एज इट इज इन द एग्जिस्टेंस। जैसा वो प्रकृति में है, प्रकृति में हर चीज के होने का निश्चित अर्थ है, निश्चित मतलब है। वो जैसा है मैं उसको वैसा देख पाऊंगा। यदि एक बार देख लिया, आदमी की ये खूबसूरती है, उसका वो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिजाइन है। यदि आपके भीतर ये कंक्लूड हो गया कि ये गलत है, उसके बाद आप उसको कर नहीं सकते। जब भी आप कुछ भी गलती करते हो, आप उसको जस्टिफाई कर लेते हो, तभी कर पाते हो। ऐसा है? जब भी आप कुछ भी गलत करते हो, आप उसको जस्टिफिकेशन के कुछ तर्क आपके पास होते हैं, कुछ लॉजिक आपके पास होते हैं। यदि आपके पास लॉजिक नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे। तो एक बार उसको समझ में भर आने की देर है कि ये ठीक नहीं है, उसके बाद वो वैसा जीने के लिए बाध्य है। ऐसा मैं जैसा जीता हूं मेरे को मजबूर करता है क्या? रात दिन ऐसा ही जीता। कल्पना में भी यदि कोई गलती हुआ है तो वो गलती माफ नहीं है, क्योंकि मैं अच्छा जीना चाहता हूं, है ना। यदि मेरे को ये स्वीकृति हो गई कि मेरे को अच्छा जीना है, सही जीना है, तो मैं स्वनियंत्रित हूं। मैं अकेले में हूं तो भी स्वनियंत्रित हूं, भीड़ में हूं तो भी स्वनियंत्रित हूं। जो स्वनियंत्रित होते हैं उसको कोई शासन कर नहीं सकता। आप दूसरे की नहीं मानोगे तो अपनी मानने के लिए मजबूर हो ही। जब आदमी दूसरों के द्वारा नियंत्रित होता है तो दूसरों का गुलामी करता है, मनमानी करता। मनमानी क्या चीज है? अपनी मर्जी का करना क्या चीज है? जब कोई नहीं बोलता है, जब हम तब वो जो चीज करते हैं वो मनमानी है। जब दूसरे के अनुसार करते हैं तो दूसरे की गुलामी, और जब खुद की मानते हैं तो खुद की गुलामी। हम गुलाम ही हैं, या तो खुद के गुलाम हैं या दूसरों के गुलाम हैं। बच्चे को समझ नहीं है तो तब तक वो बड़ों के समझ की रोशनी में चल सकता है, लेकिन एक बार हम बड़े हो गए तो हमसे ये अपेक्षा हमको भी है, दूसरों को भी है कि हम स्वनियंत्रित होकर जिए। तो कहां पहुंच गए? समझ तक कैसे पहुंचे? सर एक बार गुलामी वाली बात और मनमानी वाली बात वापस करेंगे। देखिए, मैंने कल भी चर्चा किया था कि हम आपकी उम्र में हम अपने पिताजी के सामने डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ऐसी ही परंपरा थी। पिताजी लोग बच्चों से बहुत कम बात करते थे, डिस्टेंस मेंटेन करते थे, उनसे ज्यादा बात नहीं होती थी, और वो अक्सर गुस्से में ही रहते थे। एकदम सही। आग दिखाते थे तो हमारा रोना चालू होता, क्योंकि उसके बाद आग दिखाने के बाद अगला स्टेप हमको पता है। पहले कई बार रिपीट हुआ है वो। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदला, एक दोस्ताना माहौल माँ बाप और बच्चों के बीच में हुआ। वो डर खत्म हुआ। डर खत्म हुआ तो जिस बात को पहले डर के कारण बोलते नहीं थे, या करते वही थे लेकिन बोलते नहीं थे, या डर के मारे उनके सामने नहीं करते थे, छुप के करते थे, अब हम उसको उनके सामने बोलने भी लगे और ओपनली करने भी लगे। क्योंकि ये डर वाले भाग को परंपरा ने देखा भी इसका कोई बहुत यूज नहीं है, जो चीज यूजफुल नहीं है उसको हम हटा लेते हैं। तो वो डर हट गया। डर हटने से अब कोई बात हमको अपने पेरेंट्स की ठीक नहीं लगती है, चाहे वो ठीक है कि नहीं है, अभी मैं इस पर कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको जो अपनी ठीक लगती है आप उसको मनमाना प्रयोग करना शुरू कर देते। यदि माँ बाप समझदार नहीं थे
यदि माँ बाप सीधे सीधे कहाँ ऑपरेट कर रहे थे? यदि सीधे सीधे हम दूसरे के विचार के अनुसार ये करो ये ना करो में चल रहे हैं तो हम स्वतंत्र हैं कि गुलाम हैं? ये गुलामी दूसरों की है। लेकिन जब तक आप बच्चे हो का मतलब 10-12 साल के नीचे हो, तब तक ये गुलामी नहीं है, तब तक ये दूसरों की समझदारी की रोशनी है कि उसमें हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन यदि ये भी डूज एंड डोंट्स में है, उससे पहले कुछ डूज एंड डोंट्स में हो सकता है, आग में हाथ मत लगाओ, एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा हो सकता है उसकी उंगली हल्का सा छुआ के दिखा दे भाई, ये भी एक तरीका है। जलता है उसको पता चल गया, अगली बार से ठीक कर लेगा। तो सारी चीजों के साथ कैसा उसको एक्सपोज करें। तो यदि बड़े होने के बाद भी हम दूसरों के डूज एंड डोंट्स में चलने की बजाय अब किसके डूज एंड डोंट्स में चल रहे हैं? ये करूंगा ये नहीं करूंगा, लॉजिक आपके पास भी कुछ नहीं, समझ आपके पास भी कुछ नहीं है, तो अब तक किसके गुलाम थे? दूसरों के, पापा के, दोस्तों के, वातावरण के, टीवी के, पिक्चर के, मीडिया के, ठीक, कहीं ना कहीं से सूचनाएं हमारे पास आ रही थी, उनसे हम प्रभावित थे। अभी किसके गुलाम हो गए? खुद के गुलाम हो गए। तो मनमानी खुद की गुलामी है, मनमानी खुद की गुलामी है, तो बहुत स्वतंत्र नहीं हो गए। स्वतंत्रता कुछ और चीज है। स्वतंत्रता का क्या मतलब है? स्वतंत्रता का मतलब है स्वतंत्रता, खुद के तंत्र को समझकर जीना। तंत्र मीन्स व्यवस्था। खुद में जो व्यवस्था है उसको हम कुछ चर्चा करना शुरू किए हैं कल से, मानव में व्यवस्था को समझना शुरू किए हैं। खुद में जो व्यवस्था है उसको समझकर जीना, ये स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का डेफिनेशन लिखना चाहे लिख लीजिए। स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना स्वतंत्रता है। स्वयं को वातावरण के दबाव से, लिखूं कि लिख लोगे? लिख लोगे? हिंदी लिखना आता है ना? कई लोग हिंदी भी इंग्लिश में लिख रहे होंगे, जानता हूं। स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना स्वतंत्रता है। स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना स्वतंत्रता है। ये डेफिनेशन ठीक है? इसमें कुछ करेक्ट करना हो तो बताइए। हम स्वतंत्र क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि हम दबाव से मुक्ति चाहते हैं। ठीक है, सिंपल। आप जितने जितने अपने आप को फ्रीडम की बात करते हो, आप दबाव में आ रहे हो कि दबाव से मुक्त हो रहे हो? आप दबाव में आ रहे हो। किसी की गाड़ी का दबाव, किसी के ब्रांडेड कपड़े का दबाव, किसी के मोबाइल का दबाव, किसी के फैशन का दबाव, किसी के रंग का दबाव, किसी के पढ़ने का दबाव। दिनों दिन हम गुलाम हो रहे हैं कि स्वतंत्र हो रहे हैं? इसको हम स्वतंत्रता बोल रहे हैं, है ना? कैसे होगा ये? कैसे होगा? जो चीज जैसी है, मैं जैसा हूं, मैं जैसा हूं उसको वैसा समझना। तो चलिए, जितनी बात हमने की तो समझ में आया कि मूल्य नहीं बदलता, है ना? मूल्य नहीं बदलता। क्या बदलता है? कीमत बदलती है। और वो भी अभी क्यों बदलती है? कीमत भी इसलिए बदलती है कल्पना कीजिए कि समाज में सभी समझदार होंगे, जितनी कीमत अभी बदलती है इतनी बदलेगी या कम बदलेगी? सभी को बिना किए प्रॉफिट चाहिए, इसलिए बहुत सारा कुछ बदलते रहते हैं। लेकिन ये समझ में आ गया कि हम प्रकृति को वैल्यू कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, श्रम को वैल्यू कर पाएंगे। यदि हमको ये समझ में आएगा कि हम कुछ भी खरीदते नहीं हैं, प्रकृति से हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो हम प्रकृति को वैल्यू कर पाएंगे, आदमी के श्रम को वैल्यू कर पाएंगे और
प्रकृति को हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र सॉल्यूशन है आदमी का समझदार होना। है ना। और जो मैंने कहा, फिर मैं कौन सी गाड़ी से जाता हूं ये स्टेटस होगा, या मैं कितने प्रकृति को कितना कंट्रीब्यूट कर पाता हूं ये स्टेटस